हेलो दोस्तों। पढ़ने की कला यह चैनल शिक्षा को रोचक और सरल और प्रभावी बनाने के लिए समर्पित है। तो आज हम बीएनएस फर्स्ट यूनिट का 8th क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं। मिथ्या साक्ष्य देना व मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या है, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमारी न्याय प्रणाली साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली है। ठीक है, जो हमारा जो न्याय सिस्टम है वह एविडेंस पे डिपेंड करता है। इसमें ये बोला गया है कि हमारी न्याय प्रणाली साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली है। यहाँ पे किसी भी मुलजिम को साक्ष्य के आधार पर सजा दी जाती है। ठीक है, तो जो एविडेंस है वो बेस है हमारे कानून सिस्टम का, न्याय सिस्टम का। ठीक है, सभी निर्णय साक्ष्य के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, अतः सही न्याय के लिए सही साक्ष्य होना आवश्यक है। मिथ्या साक्ष्य से न केवल निर्णय प्रतिकूलता प्रभावित होता है अपितु पक्षकारों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। मिथ्या साक्ष्य का मतलब क्या है, यहाँ पे झूठ बोलने से है, झूठ बोलने से। ठीक है, अगर आप मिथ्या साक्ष्य या किसी अगर झूठी गवाही देते हो या झूठा साक्ष्य देते हो तो जो केस होता है, उसका जो निर्णय होता है वो प्रतिकूलता प्रभावित होता है। मतलब जो जजमेंट होना आने वाला होता है वो नहीं आता, और जो पक्षकार होते हैं उनका जीवन भी संकट में पड़ जाता है एक मिथ्या साक्ष्य देने से। ठीक है, इसलिए हमेशा मिथ्या साक्ष्य बचना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि भारतीय न्याय संहिता में मिथ्या साक्ष्य को दंडनीय अपराध माना गया है, और ऐसा साक्ष्य दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो मिथ्या साक्ष्य भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक दंडनीय अपराध होता है, और ये साक्ष्य ना दो प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है मिथ्या साक्ष्य देना एंड दूसरा है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो सबसे पहले मिथ्या साक्ष्य देना देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 227 में याद रखिएगा। इसके अनुसार जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य समझ में आ गया। अब इसको मैं आसान भाषा समझाता हूँ। देखिए, मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 में ये मिथ्या साक्ष्य देना उल्लेख किया गया है कि मिथ्या साक्ष्य किसको बोलते हैं, मिथ्या साक्ष्य क्या होता है। इसमें बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति जो शपथ पत्र द्वारा या विधि के किसी उपव्यक्त अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, मतलब विधि कानून के द्वारा उसको कोई नोटिस दिया गया है या फिर उसने कोई शपथ पत्र पेश किया है कि भाई आओ तुम अपना जो साक्ष्य पेश करो, ऐसा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से उसको आबद्ध किया गया है, उस पर लागू किया गया है, तुम्हें साक्ष्य देना पड़ेगा। ठीक है, कानून की कोर्ट की तरफ से उसको नोटिस गया, उसको समन गया है, तो उसको बोलेंगे अपन अभिव्यक्त उपबंध। ठीक है, उसको बोलेंगे वैध रूप से आबद्ध होते हुए। ठीक है, किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होता है। ठीक है, उस जिस मान लो उस विषय के बारे में जानता है और न्यायालय को पता है कि वो जानता है, तो न्यायालय उसके लिए समन भेजेगा उसको। ठीक है, उसको बुलाने के लिए कोर्ट में आओ, तुम अपना साक्ष्य पेश करो, अपनी गवाही दो। तो फिर बाद में वो आबद्ध हो गया, वो मतलब जिम्मेदार हो गया, मतलब उसको आना पड़ेगा, देना पड़ेगा गवाही। ठीक है, वह ऐसा कोई कथन करेगा, और वो गवाही देते समय उसको शपथ पत्र देने के बाद, शपथ लेने के बाद फिर भी अगर वह मिथ्या कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, ठीक है, वो कोई झूठ बोलता है जो कोई मिथ्या है, या तो जिसके बारे में मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, जो गवाही देने वाला है, जो साक्ष्य देने वाला बंदा है, उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर भी वह बोल रहा है, या जो गवाही दे रहा है उसको पता नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या नहीं, वह मिथ्या साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। इस प्रकार संक्षेप में सत्य कथन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए मिथ्या कथन करना मिथ्या साक्ष्य देना कहलाता है।
आई बात समझ में। इसमें कहा गया है कि सत्य कथन करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध था, उसको नोटिस दिया गया था, उसको समन दिया गया था वह कि भाई तुम सत्य ही बोलोगे, ठीक है। आबद्ध होते हुए भी उसने मिथ्या कथन करना ही मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य देना कहलाता है। आंगल विधि में इसे शपथ भंग भी बोलते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ख के विरुद्ध 1,000 रुपये की वसूली का न्याय संगत दावा लगाता है, ठीक है। ख के विरुद्ध 1,000 रुपये की वसूली, मतलब 1,000 रुपये लेना चाहता है वो ख से इसलिए एक न्यायालय में दावा लगाता है। विचारण के दौरान गैर साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष शपथ पर यह मिथ्या कथन करता है, मतलब शपथ लेने के बाद वह मिथ्या कथन करता है कि उसने ख को क के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। अतः यहाँ पर जो ग है वह मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, ठीक है। उसके सामने कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वह झूठी गवाही दे रहा है कि ख ने उसके सामने ख को क के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। अब आते हैं आवश्यक तत्व। जो मिथ्या साक्ष्य होता है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होना, मतलब उसका जो सत्य कथन करने के लिए जिम्मेदार होना, उसको क्या आबद्ध को क्या बोलते हैं मेरे को। यहाँ पर आबद्ध का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी नियम, समझौते या कर्तव्य द्वारा बाध्य करना, ठीक है, या फिर कानूनी या नैतिक दायित्व के तहत उसको बांधा जाना, उसको बोलते हैं बाध्य, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के गठन के लिए किसी व्यक्ति का शपथ पर या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन कहने के लिए आबद्ध होना आवश्यक है। मतलब उसका दायित्व होना चाहिए, भाई सत्य बोलना है मेरे को, ठीक है, उसका दायित्व होना चाहिए। अब हरिचरण सिंह के मामले में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शपथ पर या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध नहीं है, सुनना ध्यान से, आबद्ध नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, दायित्व नहीं है उसका सत्य बोलने का, ठीक है, सत्य बोलने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाध्य नहीं है वो नैतिक कर्तव्य से, कानूनी कर्तव्य से, तो उस पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। सही समझ बात में। हरिचरण सिंह के मामले में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शपथ पर या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध नहीं है तो उस पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। समझ में आई बात, उस पर इस धारा प्रावधान लागू नहीं होंगे, ठीक है। फिर इस धारा का प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य देने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ ली जाए या प्रतिज्ञान किया ही जाए। रणजीत सिंह, ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति शपथ पत्र या विधि के उपबंध के अभिव्यक्त उपबंधन द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो शपथ ले या नहीं ले, ठीक है। दूसरे आते हैं मिथ्या कथन करना। मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व साक्ष्य देने वाले व्यक्ति का मिथ्या कथन करना है, ठीक है। पहला आवश्यक तत्व क्या था, सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होना, मैंने सत्य कथन करने के लिए उसको बाध्य कर दिया, नैतिक दायित्व भी हो गया उसे, कानूनी दायित्व भी हो गया, भाई तू सत्य कथन कहेगा। दूसरा क्या आ गया, मिथ्या कथन करना, मतलब झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना। मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व है साक्ष्य देने वाले व्यक्ति का मिथ्या कथन करना। यह सारीहीन है कि ऐसे व्यक्ति के कथनों का साक्ष्य में कितना महत्व है। मोहम्मद खुदा बख्श, ठीक है। मिथ्या कथन करना तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, मिथ्या साक्ष्य देने का दूसरा आवश्यक तत्व होता है मिथ्या कथन करना, ठीक है, मिथ्या कथन करना, वो झूठ बोलता है। लेकिन यह सारहीन है कि ऐसे व्यक्ति कथनों का साक्ष्य में कितना महत्व है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। तीसरा होता है कथनों के मिथ्या होने का विश्वास होना, मतलब जो कथन कह रहा है वो उसका विश्वास होना, दूसरी पार्टी को भाई झूठ बोल रहा है उसका विश्वास होना। कैसे, इस अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व है साक्ष्य देने वाले अर्थात कथन करने वाले व्यक्ति का यह विश्वास होना कि वह मिथ्या है, मतलब जो बोल रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दूसरा, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि जो वह बोल रहा है वह उसको यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि वह जो बोल रहा है वो सत्य है, ठीक है जी। अब आते हैं राम भारती के मामले में। इस
इस एक शब्द का आवश्यक तत्व निरूपित किया गया है। राम भारती के मामले में इस अपराध का एक और आवश्यक तत्व निरूपित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जिस न्यायालय में साक्ष्य दी जा रही है या कथन किया जा रहा है उसका भारतीय न्यायालय होना अपेक्षित है। ठीक है, मतलब जो वो गवाही दे रहा है, जो वो साक्ष्य दे रहा है ना, वो भारतीय न्यायालय होना आवश्यक है। ये राम भारती केस में कहा गया है। ठीक है, एक मामले में किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या शपथ पत्र प्रतिज्ञान को भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, जो 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 मिथ्या एफिडेविट नहीं होते क्या, मिथ्या एफिडेविट, फाल्स एफिडेविट, शपथ पत्र अगर न्यायालय में पेश करता है ना तो उसको भी दंडनीय अपराध माना गया है, बच्चन सिंह बनाम जगदीश सिंह के मामले में। अब आता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। संहिता की धारा 228 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, ध्यान से सुनना, जो कोई इस आशय से, जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना ना उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है यहाँ पे, और जो कोई इस आशय मतलब मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, मतलब मिथ्या एंट्री, गलत एंट्री करता है, या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाले कोई दस्तावेज या मिथ्या कथन करने वाले अंतर्विष्ट दस्तावेज क्या होते हैं, जैसे सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, इस प्रकार कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं होता जिसमें कोई एक पूरा स्पीच होता है, उस स्पीच को कट लगा लगा के कुछ जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल लेता है अपने काम की और फिर उसको एक साथ जोड़ के निकाल देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना। ठीक है, कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्रवाई में या ऐसे किसी कार्रवाई में जो लोक सेवक के समक्ष, अब लोक सेवक कौन होता है यहाँ पे, जो न्यायाधीश होता है ना उसको बोलते हैं लोक सेवक है, सरकारी सर्वेंट। ठीक है, लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है या साक्ष्य में दर्शित हो मतलब साक्ष्य में पेश कर देता है, और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, जैसे कोई व्यक्ति तो उसके प्रति गलत राय बनाए, तो उसको मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाता है। आई बात समझ में, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना उसमें बोलते हैं कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आशय से किसी परिस्थिति को ऐसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, ऐसी पुस्तक, अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में कोई मिथ्या प्रविष्टि कर देता है, मिथ्या कथन या डॉक्यूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कुछ गठित कर देता है, कुछ कोड डिकोड कर देता है, तो ऐसी न्यायिक कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष पेश कर देता है, ऐसे लोक सेवक के समक्ष पेश कर देता है। तो लोक सेवक उन रिपोर्ट के आधार पर, उन साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य दर्शित होने पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि जो वहाँ पे जो कोई व्यक्ति होता है उसे कार्यवाही परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनानी पड़ती है या गलत राय बनाई जाती है, तो गलत राय बन जाती है, तब उस चीज़ को बोलते हैं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य के द्वारा उस व्यक्ति का जो मनसूबा था वो पूरा हो चुका होता है। इस परिभाषा में यह स्पष्ट होता है कि मिथ्या साक्ष्य 3 प्रकार से गढ़ा जा सकता है। प्रथम क्या है, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना। दूसरा क्या है, किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करना। पुस्तक या अभिलेख मतलब अभिलेख जो अपने रिकॉर्ड होता है, कानूनी रिकॉर्ड होता है, इतिहास होता है, अभिलेख बोलते हैं उसको, तो उसमें मिथ्या गलत एंट्री कर देता है कोई चीज़ की, या फिर मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज रख कर या कोई सीडी या फिर डीवीडी या फिर कोई पेन ड्राइव बना लेता है अपने हिसाब से। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले व्यक्ति
का आशय यह होना चाहिए कि ऐसी चीज इस धारा में वर्णित कार्रवाई में प्रकट हो तथा इसके परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बने। ठीक है, उसका मुख्य आशय ये होता है कि जो भी वह मिथ्या सच गठित करता है तो उसके परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बने। ठीक है, वो ये चाहता है गलत राय बननी चाहिए इस व्यक्ति के विरुद्ध, उसका मेन इंटेंशन ये होता है। हमें इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। कै नामक के व्यक्ति कै नामक एक महिला को विवाह में प्राप्त करने का असफल प्रयास करता है। वह इस आशय से उस महिला के पक्ष में एक भूखंड दहेज के रूप में देने की बात करते हुए एक मिथ्या रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करता है। ध्यान रखना, उसने एक नकली रजिस्ट्री बनवा ली किसी महिला से शादी करने के लिए, ताकि उसे आगे किसी न्यायिक कार्यवाही में पेश किया जा सके। तो क्या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी है। इस केस का नाम क्या है, जाकिर हुसैन। ठीक है, फिर सेकंड केस आता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सफ़ा उल गागिनेई। इस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष मिथ्या एवं कूट रचित दस्तावेज पेश किए जाने पर राज्य आयोग द्वारा पुलिस को जांच अथवा अन्वेषण करने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो राज्य उपभोक्ता आयोग है, अगर उसके सामने कोई मिथ्या या कूट रचित दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो राज्य आयोग पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जांच करने के आदेश दे सकता है। ठीक है, ये तो आगे बात मिथ्या साक्ष्य पेश करने की, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की, मिथ्या साक्ष्य देने की। अब जो मिथ्या साक्ष्य देते हैं ना, और मिथ्या साक्ष्य जो गढ़ते हैं, उनमें जो उनको दंड दिया जाता है, वो दंड के प्रावधान क्या है वो देख लीजिए। संहिता की धारा 229 में मिथ्या साक्ष्य देने तथा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए निम्नांकित दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड नंबर 1, जो कोई जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपये के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है या न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है। दोनों भांति कौन से, साधारण कारावास और एक होता है कठोर कारावास। ठीक है, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है और उसका जुर्माना 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है जो BNS 2023 की धारा 229 का जो उपधारा 1 है, उसमें जो मामले दिए गए हैं, उन मामलों में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, दोनों में से किसी भी प्रकार का कारावास उसको दिया जा सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, उसको दंडित किया जा सकता है और जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है जी, अब आता है मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में अंतर क्या होता है। ठीक है, अभी वो देखते हैं। देखिए, मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। कौन कौन सा देख लीजिए। मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने या किसी विषय के संबंध में घोषणा करने के लिए आबद्ध हो, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहला अंतर ये हो गया, मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसको न्यायालय शपथ पत्र के द्वारा, जिसको न्यायालय के अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध किया जाता है, उसको बाध्य किया जाता है कानूनी और नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए उसको न तो कोई शपथ पत्र दिया जाता है, न ही कानून के अंदर अभियुक्त उपबंध द्वारा उसको
साक्ष्य घड़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर ये हो गया, जो साक्ष्य देने वाला व्यक्ति होता है उसको शपथ पत्र या विधि के किसी उपबंध द्वारा अभिकथन करने के लिए आबद्ध किया जाता है, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए किसी को कोई आबद्ध नहीं किया जाता है। दूसरा अंतर क्या हो गया, मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि मिथ्या कथन किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में किया गया हो, अर्थात साक्ष्य में उसके महत्व की मात्रा सारहीन है। मतलब जो मिथ्या साक्ष्य देता है ना, वो ये आवश्यक नहीं है कि जो मिथ्या साक्ष्य कह रहा है वो किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में कह रहा हो। ठीक है, किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में झूठ बोल रहा हुआ, अदर किसी मैटर में भी झूठ बोल सकता है। तो साक्ष्य में उसके महत्व की मात्रा सारहीन होती है, मतलब उसके बोलने से उस केस पे, उस दावे पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सारहीन होना चाहिए। जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामले में गढ़ा हुआ मिथ्या साक्ष्य किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में होना चाहिए। आई बात समझ में, कि जो गढ़ा हुआ साक्ष्य है, जो मिथ्या साक्ष्य जो गढ़ा हुआ है वह महत्वपूर्ण संबंध में होना चाहिए, और जो मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है वह एक नॉर्मल, उसमें जो महत्व की जो 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 केस है उसकी जो सारहीनता देखी जाएगी, वह उसके आधार पर उसको जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में जिस प्राधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया जाए उस पर उसके प्रभाव का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गई बात? अगर कोई झूठी गवाही दे रहा है, अगर कोई झूठा साक्ष्य पेश कर रहा है ना, तो उस न्यायाधिकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, ध्यान रखिएगा। उस न्यायाधिकारी के समक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामले में ये एक महत्वपूर्ण बात है, जबकि कोई अगर गलत केस करता है, वो गलत सबूत पेश करता है ना, तो न्यायालय पे जिम्मेदारी होती है सारी पता लगाने की, वह कैसे क्या करना है, इसने गलत कैसे किया, क्यों करा, सारी चीज़ें उस न्यायाधिकारी के अंडर में होती है। तो तीसरा अंतर इसका ये हो गया। चौथा, मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में ऐसा साक्ष्य देने के समय किसी कार्रवाई का होना आवश्यक है, चाहे वह न्यायिक कार्रवाई हो या न्यायोत्तर कार्रवाई। ध्यान रखना, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, ऐसा साक्ष्य दिए जाने के लिए उसी समय एक न्यायिक कार्रवाई का होना या न्यायोत्तर कार्रवाई का होना आवश्यक है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध में यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में ऐसी कार्रवाई की प्रत्याशा एवं उसमें ऐसे साक्ष्य के प्रयोग किए जाने का आशय होना अपेक्षित है। ठीक है जी, तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिए मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में अंतर को पूरा कर लिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।